प्रॉब्लम हो तो बता दिया। ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हमारा टॉपिक जो था हीरोन्स फार्मूला। तो फार्मूला हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। हीरोन्स फार्मूला पे आधारित काफी सारे कंसेप्ट सीखे थे कि हीरोन्स फार्मूला का यूज हम लोग कब करेंगे। किसी भी त्रिभुज की अगर हमें तीनों ही भुजा दे रखी हो, अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज हो जिसकी तीनों ही भुजा हमें पता हो, ए बी सी के मान पता है, तो हम यहाँ पर हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एक बार आगे क्वेश्चन पे आने के पहले एक बार रिवीजन करवाता हूँ एक बस फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला क्या कहता है। अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज है जिसकी तीन भुजा ए बी सी है ना, अगर तीनों ही भुजा ए बी सी है, तो इसका क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप यानी एस का मान निकालते हैं। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। अब ये कैसे निकलेगा? परिमाप होता है तीनों ही भुजा का योग, तीनों ही भुजा को जोड़ देंगे तो परिमाप आएगा। अब इसी को मैं अगर 2 से भाग लगा दूं तो ये आधा हो गया है ना। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों ही भुजा को जोड़ो और 2 से भाग लगा दिया। ये सॉल्व करके जो भी आ जाएगा इसका कुछ मान होगा। अब क्या करेंगे, अगर बोलेगा सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम एक वर्गमूल लगाते हैं बड़ा सा, और सबसे पहले एस का मान रख देते हैं यहाँ पर। एस का जो भी मान आया गुना करके एस में से ही, अर्ध परिमाप में से पहले वाले भुजा को घटा देंगे, फिर एस में से दूसरी वाली भुजा को घटा देंगे, फिर एस में से तीसरी वाली भुजा को घटा देंगे। उसके बाद इस वर्गमूल को आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा सिंप्लीफाई होके वही आपका इस त्रिभुज का एरिया होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद इकाई क्या लगाओगे। आप बोलोगे सर इकाई, अगर भुजा सेंटीमीटर में है, ऐसे याद रखिएगा, अगर मैं कह रहा हूं भुजा सारे सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, वर्ग इकाई में होता है। अगर सारी भुजाएं मीटर में दी हुई होती तो आपका क्षेत्रफल जो होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। तो क्षेत्रफल या एरिया वर्ग इकाई में होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन भी किया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर ही लिया था कि तीन भुजा अगर दी रखी है तो किस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो जो अच्छा माइक बंद, अच्छा दीपू के नाम से बच्चे आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? चलिए माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया था, अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर ट्राई नहीं किया है तो इसको मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर सॉल्व हो गया, आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया आंसर तो देखिए कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उसकी भुजाएं, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है बराबर भुजाएं, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई की है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे ही आप वर्ड को सुने समद्विबाहु आइसोसेलेस, आपको यह समझ में आ गया सर इसकी दो भुजाएं तो बराबर होगी। अब जो भी दो भुजा बराबर है उनके मान दिए गए हैं 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब कह रहा हूं अगर मैं ये वाली भुजा को बोलूं बराबर भुजा, तो अगर ये 12 सेंटीमीटर मैं लिख रहा हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि सर ये भी 12 सेंटीमीटर होगा? क्या ये दोनों 12 सेंटीमीटर होगा? ठीक है, तो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो अगर मैं इस वाले को ए मान लूं, इस साइड को मैं बी मान लूं, तीसरी भुजा हमें पता है क्या? तो तीसरी भुजा अभी नहीं पता, तो तीसरी भुजा को आप सी मान लो, ठीक है, जो नहीं पता वो सी मान लिया। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर दिया क्या गया है, परिमाप दिया गया है। मतलब आप लिख सकते हो सर पी का वैल्यू 30 सेंटीमीटर दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों ही भुजा का योग होता है। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी का मान 30 सेंटीमीटर दिया गया है इस क्वेश्चन में। ए का मान हमें दिख रहा है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख दिया 12 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख दिया 12 सेंटीमीटर। सी का वैल्यू जो नहीं पता, नहीं पता तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे सी का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से 30 आ गया। सॉल्व करिए, 12 12 को जोड़िएगा 24 आएगा, प्लस सी बराबर 30। यहाँ से जब सॉल्व किया तो सी का वैल्यू कितना दिख रहा है? सी का वैल्यू दिख रहा है 30 माइनस 24, यानी हम कह सकते हैं क्या सी का मान 6 सेंटीमीटर होगा। मतलब जो सर हमारा तीसरा भुजा होगा वो 6 सेंटीमीटर लंबी होगी। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया? कुछ बच्चे आंसर लिख भी रहे थे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो तीसरा भुजा हुआ हमारा वो 6 सेंटीमीटर लंबी होगी।
तो मुझे बताइए, क्या यहाँ पर आपको इस त्रिभुज का तीनों ही भुजा पता चल गया? तो क्या इस त्रिभुज का आपको तीनों ही भुजा पता चल गया? तो आप कह सकते हो सर बिल्कुल सर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो भी त्रिभुज है इसकी तीनों ही भुजा की लंबाई मुझे दिख रही है। ए का मान 12 सेंटीमीटर ले लिया, बी का मान भी 12 सेंटीमीटर ले लिया, और सी का मान हमने निकाला 6 सेंटीमीटर। अब तीनों ही भुजा पता है तो हम साफ कह सकते हैं हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, हीरोन का सूत्र यूज करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अच्छा, ममता के नाम से जो बच्चे हो, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, आवाज सही हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो। ठीक है, चलो। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करोगे, एरिया निकालने के पहले आप निकालोगे सर सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो एस के लिए आप क्या करते हो, सेमी पेरीमीटर के लिए एस लिखेंगे, यहाँ पर बोलेंगे सर तीनों ही भुजा को जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी और 2 से भाग लगा देंगे, अर्ध परिमाप है, परिमाप का आधा। अब या तो आप तीनों भुजा को जोड़ दीजिए 12 प्लस 12 प्लस 6, या कह सकते हो सर ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पेरीमीटर है, उसका आधा करना है। तो पेरीमीटर का आधा करोगे 30/2 कर देंगे, 30 को 2 से भाग लगा दोगे, यहाँ पर मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो एस का मान मैंने निकाला 15 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? अच्छा, जितने बच्चों को आवाज आ रही है ना वाई लिखिए तो एक बार जल्दी से, मैं बस देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चों को नहीं आ रही, और जिनको नहीं आ रही एन लिख दो। तो एक दीपांशु एंड वाई 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 वाई। ठीक है, दीपांशु एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। ठीक है, कोई भी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, कट के आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क इशू होता है कई बार, तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो। हो सकता है नेटवर्क सही नहीं हो, या फिर थोड़ा कोशिश करो खुले जगह में बैठने का, जहाँ पर नेटवर्क सही हो। ठीक है, चलो। तो इसका मान 15 सेंटीमीटर होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ के बाद आप एक लाइन लिखते हो, मैंने आपको बताया था बिल्कुल जरूर लिखना, हीरोन्स के सूत्र के द्वारा, बाई हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पर आप बताओ कि आप हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हो। दीपांशु आवाज सही हुआ? फिर से आपने ज्वाइन किया, बताइए सही हो गया आवाज या नहीं? हो गया ना? ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ नेटवर्क का इशू होता है, कई बार ऐसे प्रॉब्लम हो ना, तो जल्दी से लेफ्ट करो और जल्दी से ज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा। हम बोलोगे सर हीरोन्स के फॉर्मूला के द्वारा, यहाँ पर लिखिएगा, मैं नहीं लिख रहा, बाय हीरोन्स फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो एरिया होगा, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया। ये फॉर्मूला क्या है? आप बोलोगे सर एक बड़ा सा वर्गमूल लगाते हैं। वर्गमूल के अंदर यहाँ पर पहले स्टेप में मैं कभी भी मान नहीं डालने के लिए बोला, हमेशा फॉर्मूला लिख दीजिए, जो भी फॉर्मूला है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस में से आप दूसरी वाली भुजा को घटाओगे, फिर क्या करोगे, एस में से तीसरी भुजा को घटा देंगे। ठीक है, इक्वल टू, फिर से वर्गमूल लगाइए। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, सभी के मान रख दीजिए। तो एस का मान आप रखोगे, एस का मान आया 15 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 15। अब 15 में से पहली वाली भुजा को घटाना है, तो मैं लिख सकता हूँ 15 माइनस ए का मान 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 15 माइनस 12। सही है, 15 में से 12 घटा दिया। 15 में से दूसरी भुजा को घटाइए, तो दूसरी भुजा बी भी 12 सेंटीमीटर है, तो फिर से 15 में से 12 घटाओगे। फिर क्या करोगे, 15 में से एस में से तीसरी वाली भुजा को घटाना है, तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखोगे 15 माइनस 6। इतना तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, वर्गमूल लगाएंगे, इसको सॉल्व करते जाइए। 15 के जगह पर मैं 15 लिख रहा हूँ, 15 में से आप 12 घटाओगे तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा। फिर 15 में से 12 घटाओगे, फिर से 3 मिला। 15 में से 6 घटाया तो आपको 9 मिला। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगेन आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी पेयर में है, जिसका भी आपको जोड़ा दिख रहा है, उसको आप बाहर निकाल लो। तो हमें क्या दिख रहा है, 3 और 3 का एक जोड़ा, तो यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो एक 3 को मैंने बाहर निकाल दिया। अब जो अंदर बच रहा है उसको आप लिखिए। तो क्या मैं इस 15 को लिख सकता हूँ 5 into 3? 15 को लिख दिया 5 into 3। अब ये जो 9 दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पर 9 दिख रहा है, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 into 3। 9 को मैंने लिख दिया 3 into 3। ठीक है, और ये 3 into 3 में से एक 3 तो बाहर आ ही चुका है। अब यहाँ पर क्या जोड़ा दिख रहा है,
यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, 3 का एक जोड़ा, 3 इंटू 3 है ना, यहाँ से एक 3 बाहर निकल गया, और अंदर जो बचा हुआ है हमारा ये 5 अकेला है, 5 का और भी कोई पेयर नहीं मिला 5, और ये 3 भी अकेला है और कोई 3 नहीं है कि आप जोड़ा बना के बाहर निकाल सको। तो ये 5 और 3 अंदर ही रहेगा और अंदर में गुना होकर 15 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है 3 इंटू 3 9, वर्गमूल 15। और यहाँ पर क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी भुजा सेंटीमीटर में दी गई थी, तो आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब यहाँ पर आपको ये नहीं परेशान होना है कि सर वर्गमूल 15 का मान कितना होगा, तो आपको वर्गमूल 15 का मान नहीं डालना है, ठीक है, आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो वर्गमूल 15 का मान डालने के लिए आप सॉल्व नहीं करोगे, बस यही आंसर छोड़ोगे। तो बताइए, इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ बच्चे ने तो सॉल्व भी कर रखा होगा, पहले से होमवर्क दिया था, ठीक है। तो पहले मैंने यहां तक क्या किया, पहले स्टेप में तीनों ही भुजा के मान निकाले। तीनों भुजा का मान अगर निकल गया हमारा, उसके बाद क्या किया, बस हीरोन्स फार्मूला लगाया, अर्ध परिमाप निकाला, लगाया, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√15 आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़े। टाइप 3 करें तो 2 टाइप कवर हो गया। देखो हमने अब तक क्या क्या किया, पहले टाइप में हमने क्या किया, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज की तीनों ही भुजा दे रखी तो डायरेक्ट फार्मूला से निकाल लिया। दूसरा हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज का निकाला, मतलब 2 भुजा बराबर भुजाएं दे रखी हो, परिमाप अगर दिया गया था तो तीसरी भुजा पहले निकाला, उसके बाद एरिया निकाला, ठीक है। तीसरा जो रेशियो वाला है ना, अनुपात दिया रहेगा, तो अनुपात का कुछ क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों ही भुजा का अनुपात दिया रहता है, परिमाप दिया गया हो तो आपसे बोला जाएगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इसको करने के पहले मैं आपको अनुपात समझा देता हूँ कि रेशियो क्या होता है, समझना इसको। अगर मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लास है, यहाँ पर इस क्लासरूम में कुछ बॉयज पढ़ते हैं, कुछ लड़के हैं, और कुछ गर्ल्स हैं, कुछ लड़कियां हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस क्लासरूम में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो दे रखा है 5:3, 5:3 का रेशियो है, ठीक है, 5:3, 5:3 पढ़ते हैं या 5:3 पढ़ते हैं। बी लड़कों के लिए मैं लिख रहा हूँ, जी लड़कियों के लिए लिख रहा हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स। अगर मैं बोलूँ कि इस क्लासरूम में जो टोटल कुल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स की जो संख्या है, ये मैं कह रहा हूं 48, टोटल 48 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लड़कों की संख्या बताइए आप, और लड़कियों की संख्या बताइए, कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, मैं सेपरेट पूछ रहा हूं, अलग अलग बताइए, लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, यहां पर मुझे बताइए, आगे में यहां पर पहला टर्म बी लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूं सर लड़कों की संख्या 5 है, क्लासरूम में 5 लड़के हैं, ऐसा कहना सही होगा या गलत होगा? क्या लड़कों की संख्या 5 है? नहीं, ठीक है, लड़कों की संख्या 5 नहीं होगा। अगर मान लो मैं कह दूं कि लड़कों की संख्या 5 है और लड़कियों की संख्या अगर मैं 3 कह दूं, टोटल तो हमारे पास 8 ही बच्चे होंगे ना, जबकि क्वेश्चन में तो 48 बच्चे दिए गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, तो इसको समझिएगा। अगर मैं कह रहा हूं कोई भी दो क्वांटिटी पी और क्यू, ऐसे समझिएगा, पी और क्यू का रेशियो अगर मैं कह रहा हूँ 2:3 है, तो क्या पी का वैल्यू 2 और क्यू का वैल्यू 3 होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप बोलोगे सर पी का मान मान लेते हैं 2x और क्यू का मान मान लेते हैं 3x, इस तरीके से हम लोग कुछ मानते हैं, फिर x का वैल्यू निकालेंगे, तब जाकर पी और क्यू का वैल्यू निकलेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको समझिएगा, अगर कोई भी डाउट है तो पूछिएगा। देखो पहले बी लिखा हुआ है, तो पहले यहाँ पर 5 लिखा गया, तो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, और मैं कहूँ उसका मान लेते हैं सर जो लड़कों की संख्या है वो 5x है, ठीक है, 5x। जो लड़कियों की संख्या है वो मान लेते हैं 3x, जो बाद में लिखा गया उसको बाद वाले से देखते हैं। तो आप बोलोगे सर गर्ल्स की संख्या, लड़कियों की संख्या मैं मान ले रहा हूँ 3x, 5x और 3x। तो मुझे बताइए क्लास में टोटल जो बच्चे हैं, कुल जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 48। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो कुल बच्चे कैसे बनेंगे? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ देंगे, बॉयज एंड गर्ल्स को जोड़ देंगे, है ना, तो कुल बच्चे आ जाएंगे। मान लो क्लास में अगर 8 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, तो टोटल 8 9 10 11 बच्चे हो जाएंगे ना, 8 और 3 को जोड़ दोगे, तो सीधे सीधे
आप क्या करोगे, टोटल को जोड़िए, बॉयज एंड गर्ल्स को जोड़िए। तो बॉयज कितने, आप बोलोगे सर 5x, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 5x, लड़कों की संख्या लिख दिया। अब लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पर बोलोगे गर्ल्स 3x है, यही 48 के बराबर है क्या? 5x प्लस 3x ही 48 के बराबर है। यहाँ पर मैंने क्या किया, बॉयज एंड गर्ल्स को लिखा, ठीक है, इन सर दोनों एक को बार जोड़ दिया। दोबारा से समझाना ये वाला। कहाँ, तो यहाँ तक समझ में आया कि मैंने 5x क्यों माना और 3x क्यों माना? यस सर। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ गए हो, जो पहला टर्म है b लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने 5 को देखा, बोला 5x मान लिया। बाद में g लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर 3x मान लिया। अब मुझे बताइए, क्लासरूम में टोटल कितने बच्चे हैं? बताओ, ऑन करके माइक ऑन कर लो, जिसका भी डाउट था। 48 है ना, 48, ठीक है, क्लासरूम में टोटल 48 बच्चे हैं। अब ये कुल बच्चे कैसे बनेंगे? क्या मैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ दो तो टोटल बन जाएंगे, है ना? सर तो आप बोलोगे सर टोटल जो है बॉयज एंड गर्ल्स को मिलाकर है, तो बॉयज हमारे पास 5x है, यहाँ पर देखो ऊपर मैंने लिखा है 5x, ठीक है। तो आप बोलोगे सर लड़कों की संख्या 5x है, ठीक है, लड़कियों की संख्या 3x है, और इन दोनों को जोड़कर यस सर। हमारा 48 के बराबर है। अब इसको यस जोड़िए सर। 5x और 3x, तो ये बनेगा आपका 8x, ठीक है, और ये 8x जो है ये 48 के बराबर है। तो यहां से x का मान कितना आ रहा है, 48/8, बेसिक कैलकुलेशन। तो x का यस मान सर। कितना आ रहा है, 8 से काटिए 48 को, कितने बार में कटेगा, 6 बार, 6 बार में, है ना। तो x का मान 6 आ रहा है। तो यहां तक मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ x का मान निकाला है। अभी मैंने कोई भी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या नहीं निकाली है, बस x का मान निकाल दिया। अब क्या करेंगे, आप बोलोगे सर बॉयज कितने थे, 5x, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, 5x, 5 इंटू एक्स, 5 में x से गुना करना है। तो आप बोलोगे सर 5 में x से गुना कीजिए, x का मान आपको 6 दिख रहा है, तो 5 गुना 6 कितना होगा, 5 6 30। तो क्या मैं कह सकता हूं कि लड़कों की संख्या 30 है? यस सर। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3x, 3x कहने मतलब 3 इंटू एक्स, 3 गुना x का मान 6 है, तो आप बोलोगे सर 18 हो जाएगा। तो यानी कि पता चल गया कि इस क्लासरूम में 30 लड़के हैं और 18 लड़कियां हैं, इनको जोड़ यस दोगे तो सर। आपको 48 मिल जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब देखिए, ये चीज मैं क्यों पढ़ा रहा था, ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा था, अभी तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला पढ़ रहे थे, आप बोलोगे सर रेशियो क्यों पढ़ाने लग गए। यहां पर आप ये सीखो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, किसी भी दो चीजों का, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया था, अनुपात दिया गया था, और एक चीज दिया गया था कि इनको मिलाकर टोटल वैल्यू कितना है इनका। 48 कहने का मतलब यही दिया गया था ना कि बॉयज एंड गर्ल्स का योग दे रखा है आपके पास 48। तो अगर टोटल दिया गया था, योग दिया गया था, अनुपात दिया गया था, तो मैंने बॉयज और गर्ल्स की संख्या बता दी, अलग अलग संख्या बता दी। मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको योग दे रखा था, कुल योग, उनका अनुपात दे रखा था, तो मैंने दोनों ही क्वांटिटी का रेस बता दिया कि पहला क्वांटिटी कितना था और दूसरा क्वांटिटी कितना था। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास एक त्रिभुज हो, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज हो जिसकी मैं कह रहा हूं भुजाओं का अनुपात ABC, इसको अभी मैं यूज करूंगा क्वेश्चन में, अगर मैं कह रहा हूं ABC का जो रेशियो है आपका वो 1:2 अनुपात, या मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, 3:2:4, ठीक है, इस टाइप से 3:2:4। और अगर मैं कह रहा हूं कि इसका जो परिमाप है, इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप मैं कह रहा हूं 36 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं इस त्रिभुज की तीनों ही भुजा बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकते हो। आप क्या बोलोगे, मेथड सीखिएगा। आप बोलोगे सर सबसे पहले ए लिखा गया है, यहाँ पर पहला टर्म 3 है, तो आप बोलोगे सर मान लेते हैं ए का जो मान है वो 3x है। सेकंड में बी लिखा गया है, तो मान लो कि बी का जो वैल्यू है वो 2x है। तीसरे में सी लिखा गया है, तो यहाँ पर सी से कनेक्ट कीजिए, आप बोलोगे सर मान लेते हैं सी का जो वैल्यू है 4x है। बस मैंने क्या किया, सभी में x लगा दिया, ए को लिखा 3x, बी को लिखा 2x और सी को लिखा 4x। अब मुझे बताइए परिमाप क्या होता है, क्या इन सभी का योग ही परिमाप होता है? क्या इन सभी को जोड़ने पर परिमाप मिल जाएगा? तीनों ही भुजा को जोड़ देंगे तो परिमाप मिलेगा?
तो आप बोलोगे ये सर तीनों ही भुजा का योग परिमाप कहलाता है, सॉरी है ना, तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो परिमाप मिलेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ सर 3x, ये समझिएगा 3x प्लस 2x प्लस 4x, इसका जो वैल्यू होगा ये तीनों ही भुजा का योग है, मतलब ये परिमाप है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मान 36 के बराबर आएगा। 3x 2x और 4x तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा, है ना, परिमाप आ जाएगा। x का टर्म में से जोड़िएगा तो 3 2 5 4 9, तो आप बोलोगे सर 9x का मान 36 के बराबर है, यानी x का जो मान है वो 36/9 यानी 4 के बराबर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि x का मान हमारा 4 आया? सर मेरे फोन में स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, लेफ्ट करो और ज्वाइन करो, उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो बताना एक बार, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 है, तो आप बोलोगे सर x का वैल्यू 4 आ गया। अब ABC के मान निकालिए, a क्या है 3x, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, मतलब x में 3 से गुना कीजिए, तो x का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू तो सभी जगह 4 रहेगा। b का वैल्यू 2x, मतलब 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 4। c का वैल्यू 4x यानी 4 इंटू 4, 4 गुना 4, इसका वैल्यू आ जाएगा 12, इसका वैल्यू आ जाएगा 8 और इसका वैल्यू आ जाएगा 16। सभी में लगा दो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अच्छा, रौनक के नाम से जो बच्ची हो, आपको स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही क्या? आपने लेफ्ट करके ज्वाइन किया? लेफ्ट करके ज्वाइन किया क्या? ठीक है, तो नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है। कोशिश करो थोड़ा ऐसे जगह बैठो, खुले जगह पर, ऐसे होना नहीं चाहिए क्योंकि बाकी सभी को स्क्रीन दिख रही है। देखो स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम होगी ना तो आपके पहले मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे सामने भी प्रेजेंट रहता है। तो स्क्रीन अभी विजिबल है, ठीक है, ठीक है। तो यानी ये समझ में आया कि यहाँ तक हमने तीनों ही भुजा को निकाल दिया, ABC का मान निकाल दिया। कह सकते हैं पहला वाला भुजा सर 12 सेंटीमीटर होगा, दूसरा वाला भुजा 8 सेंटीमीटर होगा और तीसरा वाला भुजा 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्या अब यहां से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे? क्या अब यहां से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहां पर हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, क्योंकि तीनों ही भुजा पता है तो हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए, तो इस पे क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है ना, और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा जाता है, या 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। देखो क्या बोला जा रहा है, एक त्रिभुजाकार मतलब त्रिभुज के आकार का भूखंड है, टुकड़ा है। हेलो सर। हाँ बताइए दीपांशु, सर क्या बोल रहे हो? सर आसमान में देखो सर, तारे गए सर अभी लाइन में। चलिए अभी पढ़ाई कीजिए, आसमान मत देखिए, ठीक है, अभी पढ़ाई कीजिए, ठीक है, सारी चीज भूल कर अभी पढ़ाई करना है आपको। चलिए, तो आप बोलोगे सर त्रिभुज की भुजा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। चलिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तीनों ही भुजा का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पर बस यस या नो में मुझे आंसर बताइएगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो पहली भुजा है वो 12 सेंटीमीटर लंबी है? यस या नो? क्या यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि सर जो पहला भुजा है वो 12 सेंटीमीटर लंबा है? नो, ठीक है। तो बिल्कुल अनुपात का मतलब वैल्यू नहीं होता। सबसे पहले कंसेप्ट आपने ये सीखा कि अनुपात का मतलब सर कभी भी वैल्यू नहीं होता। तो हम कह सकते हैं सर, मान लें अगर भुजाएं ए बी और सी हैं, अगर भुजाएं हमारे पास ए बी सी है तो हम ये लिख सकते हैं ना, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो वैल्यू है वो 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है। यानी हम अब ये कह सकते हैं सर, सबसे पहला टर्म ए लिखा, यहाँ पर 12 लिखा, तो आप कह सकते हो सर मान लेते हैं कि ए का जो वैल्यू है 12x के बराबर है। तो मुझे बताइए बी का वैल्यू आप कितना मानोगे? बी का वैल्यू आप कितना लिखोगे? आप बोलोगे सर बी का वैल्यू 17 के आगे x लगा दो, 17x, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 25x। अभी मैंने सभी में x लगा दिया, अभी x का मान निकाल लेंगे फिर इसका वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके आगे क्या करोगे? आप बोलोगे सर क्वेश्चन में परिमाप दिया गया है, मतलब परिमाप कहने का मतलब तीनों ही भुजा का योग, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर अगर मैं तीनों ही भुजा को जोड़ दूं, मतलब a प्लस बी प्लस सी को जोड़ दूं, तीनों ही भुजा का योग
540 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं सर 12x, ए का मान 12x, बी का वैल्यू 17x और सी का वैल्यू 25x, इसको जोड़ा तो ये 540 सेंटीमीटर आ रहा है। 12, 17 और 25 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 54, सभी में x लगा हुआ है तो आप बोलोगे सर 54x का वैल्यू 540 है, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 540/54 होगा, जिसको सॉल्व करने पे मुझे 10 मिल रहा है। यानी हमने ये देखा कि x का वैल्यू जो है वो 10 है। तो यहां तक समझ में आया कि x का वैल्यू 10 आया, तो x का मान 10 आ गया। यहां तक सिर्फ x निकला है। अब क्या करेंगे, तीनों ही भुजा निकालिए। तो a का मान कितना होगा, 12x, 12 गुना x, 12x कहने का मतलब क्या हुआ, 12 गुना x। अब x का मान 10 है तो 12 गुना 10, तो 12 को 10 से गुना करोगे तो 120 मिलेगा, 120 सेंटीमीटर। 17x मतलब 17 गुना x, 17 गुना 10 यानी 170 सेंटीमीटर। 25x मतलब 25 इंटू एक्स, 25 में x से गुना करिए तो 25 इंटू 10 यानी 250 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ पर मुझे त्रिभुज की तीनों ही भुजा पता चल गया? क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मुझे अब त्रिभुज की तीनों ही भुजा पता चल गई है? तो ए का मान मैं लिख दे रहा हूँ 120 सेंटीमीटर, बी का मान मैं लिख दे रहा हूँ 170 सेंटीमीटर और सी का मान मैं लिख दे रहा हूँ 250 सेंटीमीटर। और यहाँ के बाद मुझे पता है कि आप लोग कर ही लोगे। अगर तीनों ही भुजा पता है तो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में एस निकालते हो, सेमी पैरीमीटर निकालते हो, अर्ध परिमाप निकालते हो। जो होता क्या है, तीनों ही भुजा को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। यहाँ पर देखना, चाहो तो आप तीनों भुजा को जोड़ लो, या आप कह सकते हो सर होता क्या है, परिमाप का आधा होता है। मुझे पता है कि परिमाप 300 से 540 सेंटीमीटर है, परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे 540 का आधा कर देंगे, है ना, अर्ध परिमाप 540 का आधा हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं 540/2, बिना जोड़े हुए पता चल जाएगा, ठीक है। जोड़ने में भी समय नहीं लगेगा, आप कर सकते हो 270 सेंटीमीटर। तो ये समझ में आया कि पहला स्टेप मेरा यहाँ पर कंप्लीट होता है कि एस का मान मैंने निकाला 270 सेंटीमीटर, ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अर्ध परिमाप आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब लिखोगे यहाँ पर बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज का क्षेत्रफल, या इस क्वेश्चन में बेटर होगा कि आपको लिखना त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग बराबर एक वर्गमूल लगाएंगे। यहां पर वैल्यू डालूं नहीं, आप बोलोगे सर यहां पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिख दो। सिर्फ फॉर्मूला लिखिए, s इंटू एस माइनस ए, मतलब पहली भुजा घटाया, s माइनस दूसरी भुजा और s माइनस तीसरी भुजा, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, अब मान रखना मैं स्टार्ट करूंगा। यहां पर मैं मान रखना स्टार्ट करता हूं इन सेकंड स्टेप। तो s का मान रखिए, तो s का मान कितना है, s का मान 270 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 270, 270 में माइनस ए मतलब 270 में से 120 घटाना है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 270 माइनस 120। अच्छा, डायरेक्ट आप चाहो तो डायरेक्ट आप 270 में से 120 घटाकर भी लिख सकते हो, वहां पर रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 270 माइनस बी, 270 में से दूसरी वाली भुजा घटाइए तो यहाँ पर 170 है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 270 माइनस 170। अब 270 में से कितना घटाएंगे, तीसरी वाली भुजा, तो यहाँ पर दिख रहा है 250, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 250। यहाँ तक समझ में आ गया? कितना क्लियर है बताइए? ठीक, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बस यहाँ तो घटाव करना है। ये वाला स्टेप तो बहुत सिंपल है, 270 को मैं 270 लिख दिया, 270 में से 120 को घटाइए, कितना मिल रहा है, 150 मिल रहा है, 150। 270 में से 170 घटाइए, 100 मिल जाएगा, और 270 में से 250 घटाइए, यहाँ पर आपको 20 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना होता है, जोड़ा बनाना होता है ना, पेयरिंग बनाते हो, नंबर का इस तरीके से ब्रेक करते हैं, उसको गुणनखंडों में तोड़ते हैं। अब गुणनखंड में तोड़ने का काफी अलग अलग तरीका है ना, लेकिन जैसे भी लिखो, आपको मैंने लास्ट क्लास में 2-3 तरीके से तोड़ के दिखाया था कि आंसर आपका सेम आएगा। सभी के लास्ट में 0 दिख रहा है क्या? सभी के लास्ट में मुझे 0 दिख रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 27 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूँ 15 गुना 10, ठीक है। 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुना 10, और 20 को मैं लिख दूँ 2 गुना 10, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए कितने आपको जोड़े दिख रहे हैं, 10 का जोड़ा दिख रहा है क्या कुछ आपको? 10 का मुझे जोड़ा दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर एक 10 यहाँ पर दिख रहा है और एक 10 मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ से एक 10 हमारा बाहर आ गया, ठीक है, एक 10 मैंने बाहर निकाला। उसके बाद एक 10 मुझे यहाँ दिख रहा है और एक 10 यहाँ पर दिख रहा है, इसका भी एक जोड़ा बन गया, इन दोनों का एक जोड़ा बना और इन दोनों का एक जोड़ा बना, तो यहाँ से भी एक 10 हमारा बाहर आ गया। अब जो भी अंदर नंबर बचा हुआ है, बाकी कोई भी जोड़ा नहीं दिख रहा, कोई भी नंबर 2 बार नहीं दिख रहा, तो उसके बाद मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ 27। अब इसमें मैं कुछ चीज मिटा रहा हूँ, देखिए, ठीक है, इन सभी चीजों को मिटा रहा हूँ। यहाँ पर हमारा बाहर क्या क्या आ गया है, इसको याद रखिएगा कि एक 10 ये हमारा बाहर चला गया और ये वाला 10 चला गया, यहाँ से ये सारे बाहर चले गए। अब क्या मैं ये जो 27 लिखा गया, इस 27 को मैं तोड़कर ऐसे लिख दूं 3 गुना 3 गुना 3, ये समझ में आ रहा है? 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे 27 आ जाएगा, 3 3 9 9 3 27, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस 15 को देखते हैं, ठीक है, ये जो 15 लिखा हुआ है, 15 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, 15 को मैंने लिखा 3 × 5, ठीक है, 5 3 15 होगा। आगे बढ़ो, ये सारे 10 तो निकल चुके हैं, ये जो 2 है, इस 2 को तो आप 2 ही लिखोगे, 2 एक प्राइम नंबर है, अब भाज्य संख्या है, 2 को मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद मुझे बताइए ये जो आपका 10 लिखा हुआ है, इस 10 को आप लिख सकते हो क्या 2 × 5, 10 को मैंने लिख दिया 2 × 5। चलिए अब यहाँ पर जो जो भी आपके जोड़े दिख रहे हैं, तो ये तो 100 हो गया हमारा 10 गुना 10, 3 3, ये 2 3 मिलकर एक 3 हमारा बाहर आ गया, ठीक है, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, इसका एक जोड़ा बाहर आया, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दो, एक 5 हमारा कुछ यहाँ पर है और एक 5 सबसे आखिरी में है, तो यहाँ से भी एक जोड़ा आया, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 हमारा बाहर आ गया। और कोई जोड़ा बन रहा है क्या? तो 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, तो यहाँ से 1 2 भी बाहर आ गया। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा 100 × 3 और 3 को जोड़ोगे तो 9, और 5 और 2 को गुना करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 10। यानी हम कह सकते हैं सर इसको गुना करने पर 9000 आ रहा है, और इकाई लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। भुजा सेंटीमीटर में था तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। क्लियर है? और यही हमारा आंसर है। सर एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आप माइक ऑन कर लो, जिसका भी डाउट था माइक ऑन कर लो, प्रीतिक आईडी से बच्चे। चलो आप मुझे बताओ कि आपको ये समझ में आया क्या कि ए बी सी को तो मैंने किस तरीके से 12x 17x और 25x माना? बताइए, यस और नो? यस सर। इतना समझ में आ गया तो इसको मैंने ए बी सी कैसे माना, ठीक है। अच्छा थोड़ा नॉइज आ रहा है प्रति आपकी तरफ से, तो एक काम करना चैट सेक्शन में कर देता, ठीक है। चलो माइक बंद कर लो, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं एबीसी को 12 17 और 25 मान लिया, तो मुझे ये बताओ क्या हम लिख सकते हैं कि सर तीनों ही भुजा को जोड़कर, इसको मैं दूसरे को, तीनों ही भुजा को जोड़कर 540 के बराबर पेरीमीटर दे रखा है, तो इसको यूज करके हमने x का मान 10 निकाल लिया। यहां तक समझ में आया क्या? बताइए, जहां पर डाउट होगा आप बता दो। इतना क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है कि x का मान निकल गया। अब अगर x का मान निकल गया, उसके बाद मैंने क्या किया था, तीनों ही भुजा के मान निकाल दिए, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है क्या प्रति आपको कि ए का मान 120 सेंटीमीटर होगा, बी का मान 170 और सी का मान 250 कैसे आया? 12x मतलब 12 गुना 10 और 17x मतलब 17 गुना 10। ठीक, ये भी क्लियर है? यहां तक मैंने क्या किया, अब यहां तक क्लियर है तो आप कह सकते हो सर तीनों भुजा का मान मैंने निकाल लिया है 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। अब इतना अगर कर लियो तो यहाँ के बाद आप बोलते हो कि सब अगर तीनों ही भुजा पता है तो हम लोग अर्ध परिमाप कैलकुलेट करेंगे, ये वाला जो भाग था। तो अर्ध परिमाप कैसे निकाला? तीनों ही भुजा को जोड़ा और 2 से भाग लगा दिया। 540 को 2 से भाग, 540 क्या था? पेरीमीटर था, परिमाप था, तो उसको 2 से भाग लगा दिया, आधा हो गया, है ना। तो आप बोलोगे सर सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप 270 सेंटीमीटर आया। क्लियर है इतना? यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या करते हो? इन लास्ट स्टेप में अगर आपको तीनों ही भुजा का मान पता है तो बस आप एक फॉर्मूला यूज करते हो, हीरोन्स का फॉर्मूला, यही आपके सामने मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है।
तो ये जो फॉर्मूला अभी आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है, वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सभी के मान रख रहा हूँ। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो सभी के मान मैंने रख दिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, 200 एस का मान 270 और ए बी सी के मान रख दिए। अब यहाँ पर जब घटाओगे तो 270 में से 270 में 270 को 270 लिखा, 270 में से 120 घटाए तो 150 आया, 270 में से 170 घटाया तो 100 आया, 270 में से 250 घटाया तो 20 आया। ठीक है, अब यहाँ के बाद मैं स्टेप्स को तोड़कर समझा दे रहा हूँ, अगर इसमें कोई डाउट है तो। इसी में डाउट हो सकता है कि इसको सॉल्यूशन सर कैसे किया, है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 270 को मैं फिर से लिख रहा हूँ 27 इंटू 10, 150 को मैं लिख रहा हूँ 15 गुना 10, 100 को मैं लिख रहा हूँ 10 गुना 10 और 20 को मैं लिख रहा हूँ 2 गुना 10। बताइए, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मैं ये वाले 10 और ये वाले 10 को देखकर एक 10 निकाल लूँ, और इस वाले 10 और इस वाले 10 को देखकर एक 10 निकाल लूँ, 2 10 तो निकल जाएगा क्योंकि 2 जोड़े बन गए। ठीक है, चलिए, अब जो नंबर अंदर रह गया 27 को मैं तोड़ रहा हूँ, 27 को आप लिख सकते हो ना, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, उसमें 3 गुना 3 9, 9 3 27, तो मैं 27 को बस लिखता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब ये जो 15 है आपका, इस 15 को आप लिख रहे हो 3 इंटू 5। माइक बंद कर दीजिए, 3 इंटू 5। हाँ, डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछना। ये 2 को मैं 2 ही लिख रहा हूँ, 2 को मैं 2 ही लिख रहा हूँ, और इस 10 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 5। अब समझ में आया? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ से 10 गुना 10 को मैं लिख रहा हूँ 100। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी अंदर में जोड़ा बना हुआ है, उन जोड़ा को आप बाहर निकालिए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ सर, यहाँ पर मुझे एक जोड़ा दिख रहा है 3 3 का, ये वाला जोड़ा। ठीक है, दूसरा जोड़ा मुझे 3 3 का दिख रहा है, ये वाला जोड़ा। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, 1 5 मुझे यहाँ दिख रहा है, 1 5 मुझे यहाँ दिख रहा है। उसके बाद आप अगर ध्यान से देखोगे तो 1 2 का जोड़ा यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सारे जोड़ों को मैं निकालता हूँ। यहाँ से आप कह सकते हो सर, एक 3 निकल के आया, यहाँ से एक 3 निकल के आया, यहाँ से एक 5 निकल के आया, और यहाँ से एक 2 निकल के आया। इसको गुना कर दोगे तो आपको 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। तो इतना अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो। काफी बच्चों ने लिख भी लिया होगा। चलिए, पहले तो इतना लीजिए, यहाँ तक मैंने x का मान निकाला, तीनों भुजा निकाल दिया। उसके बाद क्या किया, तीनों ही भुजा अगर पता चल गई तो सॉल्व कर लिया, बस मान डालकर सेमी पेरीमीटर निकाला। सर तार लिया, हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या? पूरा नोटबुक में तार लिया सर, सब नोटबुक में तार लिया, सब प्रिंट लेना जरूरी नहीं है? अगर नोट कर लिया तो फिर स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने नोट कर लिया है तो कोई जरूरत नहीं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इससे बोलता हूँ ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो आप ध्यान से देख रहे हो, लिख नहीं पाओगे जल्दी जल्दी, तो पहले देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में सॉल्व कर लो। ठीक है, बाद में अगर मान लो किसी स्टेप में आप फंस जाते हो तो स्क्रीनशॉट से आप देख सकते हो ना उसको। चलिए, तो हीरोन्स फॉर्मूला में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपके एग्जाम का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। लास्ट क्लास में मैंने दिखाया होगा कुछ ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिखाया था, होमवर्क भी दिया था ना, ये हो गया सभी से? क्वेश्चन 11 हो गया सभी से? त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ये होमवर्क में दिया था। यस 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 यस, ठीक है। चलिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्या क्या बताया था आपको कि अगर मैं ए बी मान लूँ, ठीक है, तीसरी भुजा को आप सी मान लोगे, तो आप कह सकते हो सर ए प्लस बी प्लस सी का मान 42 है, परिमाप दे रखा है ना। तो यहाँ से बोलोगे सर ए का मान 18 है, बी का मान 10 है और सी का मान मुझे नहीं पता, तो सी लिख दिया। सी को सॉल्व करके निकाल लेंगे और जैसे ही सी आएगा फिर हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको ट्राई कर सकते हो अगर नहीं किया है तो, इजी सा क्वेश्चन है। और देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये हीरोन्स फार्मूला का नहीं है, चतुर्भुज का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक समद्विबाहु। अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी डिस्कस किया ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था।
30 सेंटीमीटर परिमाप दे रखा है, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल। तो इसको फिर से आप ट्राई करना, अभी अभी हमने किया था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर भी आया था। ठीक है, तो फिर से ट्राई करना, ठीक है, खुद से होना चाहिए आपसे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, तो ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखो, है ना। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया है? 4 मार्क्स में आया है। सेम क्वेश्चन अभी कराया था, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को? यस सर। ट्राई करोगे? ट्राई करो, सॉल्व करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। होमवर्क के लिए दे क्या इस क्वेश्चन को? चलो क्लास में ही ट्राई करते हैं। आप कह सकते हो सर क्वेश्चन में दे रखा है, अभी खुद से सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ साथ के साथ आप भी करो, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ये दे रखा है 3 अनुपात 5 अनुपात 7, मतलब A:B:C 3:5:7। क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ए का जो मान होगा सर, मान लेते हैं 3x के बराबर, सेकंड में बी लिखा गया है, यहाँ पर 5 लिखा गया है, तो बी का जो मान होगा वो 5x के बराबर और सी का जो मान होगा वो 7x के बराबर। सबसे आखिरी में सी था, यहाँ पर 7x लिख दिया। इतना क्लियर होगा? तो मैं क्या कह सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ोगे सर तो परिमाप मिलेगा, और ये जो परिमाप है ये क्वेश्चन में 300 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 300 सेंटीमीटर दिया गया है। अब a का मान आपने बोला 3x, b का मान आपने बोला 5x और c का मान आपने बोला 7x, और इसको जोड़ने पर 300 आना चाहिए। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 5 3 8, 8 में 7 को जोड़ोगे तो 15, तो यानी कि हम कह सकते हैं सर 15x जो है वो 300 के बराबर है। तो आप में से ही बताइए आप लोग कि x का मान कितना आएगा? 300/15 कर दूं तो x का मान कितना आएगा? तो 20 आएगा, ठीक है। तो आप लोग कह रहे हो सर 20 आ जाएगा। अब x का मान 20 आया, अभी तक कोई भुजा नहीं आया है, x का मान सिर्फ 20 आया है। तो आप बोलोगे सर a का मान 3x था, पहला वाला भुजा 3x, 3x कहने का मतलब 3 गुना x, 3 गुना 20, यानी बोलोगे सर पहला वाला जो भुजा है 3 गुना 20 है। दूसरा भुजा कितना है? 5x, 5 गुना x, 5 गुना 20। तीसरा भुजा 7x यानी 7 गुना x, 7 गुना 20। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा आपका 140 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है? तीनों ही भुजा पता चल गया। तो क्या यहाँ पर मैं, अगर तीनों ही भुजा पता चल गया तो आप क्या यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे? सबसे पहले एस निकालोगे सेमी पेरीमीटर, फिर यहाँ से हीरोन्स का फार्मूला लगाओगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे? आगे मैं रहने दो इसके आगे, बताइए। यस सर, हम कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ट्राई करना और कोशिश करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालो आप, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से ही करना है। बेसिक कैलकुलेशन है, सिंपल सा, छोटा छोटा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो, पूछने के लिए कोई मना नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल आप बोलना सर ये वाले क्वेश्चन का आंसर में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, मैं फिर को बता दूँ। अगले चैप्टर की तरफ बढ़े, बताइए अगला चैप्टर करें। तो आप लोग कह रहे Yes, थे अभी sir. क्लास शुरू होने के पहले सर अगला चैप्टर हमें क्वाड्रिलेटरल करना है, चतुर्भुज। लेकिन अभी देखो समय बस 10-15 मिनट बचा हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। तो एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन छोटा सा चैप्टर है, बहुत बेसिक सा। तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, सारी चीज समझिएगा। चैप्टर नंबर 4 है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ड्स को समझिएगा, क्या क्या चीज यहाँ दिख रहा है। सबसे पहला चीज हमें दिख रहा है समीकरण, उसके बाद दिख रहा है दो चर और एक रैखिक। इंग्लिश में दिख रहा है इक्वेशन, 2 वेरिएबल एंड लीनियर। तो इन सभी का मतलब समझते हैं कि लीनियर क्यों लिखा गया, इक्वेशन क्यों लिखा गया, रैखिक क्यों लिखा गया, दो चर क्यों लिखा गया, हर चीज को समझिए। अगर मैं लिख दूं 2x + 3y, क्या यह एक समीकरण है? आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, क्या यह एक समीकरण है या यह एक इक्वेशन है? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिख रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, प्रेजेंट है, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, ये नेटवर्क का ही इश्यू हो रहा है आप सभी का। ठीक है,
स्क्रीन विजिबल है। तो आप बोलोगे सर ये एक समीकरण नहीं है। आप में से हर एक बच्चा बोल रहा है कि हाँ एक समीकरण है, बट इसका आंसर क्या होगा? नो, ये एक समीकरण नहीं है। समीकरण क्या होता है? अभी दिख रहा है स्क्रीन? राधे के नाम से जो बच्चे हो अभी दिखने लगा? यस सर। ठीक है, तो यही करना है आपको। अगर कभी भी प्रॉब्लम हो ना, लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। देखो समीकरण क्या होता है? समीकरण एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें एक LHS होता है और एक RHS होता है, और इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन रहेगा। मतलब एक बायां पक्ष होगा जो आपके बाएं हाथ के साथ तरफ है, और एक दायां पक्ष होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, RHS एंड LHS कहते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। इसमें तो सिर्फ एक साइड है ना, इसमें तो कुछ इक्वल टू का साइन ही नहीं है, इसलिए इक्वेशन नहीं हुआ। इसको व्यंजक कहते हैं, इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर मैं लिख दूं 2x + 3y बराबर 8, अब ये बोलोगे सर ये एक इक्वेशन बन गया, अब ये एक समीकरण बन गया। समझ में आया कि समीकरण क्या होता है? ये क्लियर है क्या समीकरण क्या है? तो अब मैं कभी या कोई भी आपसे लिखकर पूछे कि क्या मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x² + 9y, क्या यह एक समीकरण है? क्या यह एक इक्वेशन है? तो आप बोलोगे नहीं सर, इक्वल टू का साइन नहीं है, समीकरण नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं -13 बराबर 0, क्या यह अब एक समीकरण है? अब ये समीकरण है क्योंकि इसमें एक LHS दिख रहा है और एक RHS दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला जो वर्ड आपके सामने था वो 2 चर था, मतलब 2 वेरिएबल था। चर क्या होता है? देखो आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, अलजेब्रा पढ़ते हो, बीजगणित पढ़ते हो, वहां पर आप कई बार देखोगे x, y, z। मैथमेटिक्स में, गणित में अंग्रेजी के अक्षर यूज होते हैं ना, ABCD PQR ABXYZ, है ना। तो ये सारे सिंबल जिनका मान हमें अभी नहीं पता हो या जिनका मान बदलता हो, निश्चित वैल्यू नहीं है, x का कोई निश्चित मान नहीं है। किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 हो सकता है, किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 5 हो सकता है, किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 11/3 हो सकता है। तो इन्हें हम लोग चर कहते हैं। तो जो भी अंग्रेजी के अक्षर यूज होते हैं उनको चर कहते हैं। अगर मैं 2 लिख दूं तो 2 का मान फिक्स है ना, तो इसको कहते हैं अचर, है ना। इसको अचर कहते हैं, इसको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जिसका मान फिक्स है वो अचर है, कांस्टेंट है। जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है वो चर है। ठीक है, तो इतना तो पता है। तो XYZ ABC ये सारे चीज क्या है? चर है, वेरिएबल है। तो इस चैप्टर में लोग क्या पढ़ने वाले हैं? समीकरण आपने समझ लिया। ऐसे समीकरण के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चर आए, x या y, या अगर y और z, या हो सकता है x और z। कुछ ऐसा इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने चर आए? 2 चर आने चाहिए। अगर 3 चर आएगा तो उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 2 चर वाला पढ़ेंगे। रैखिक क्यों लिखा है बोलोगे सर, तीसरा वर्ड रैखिक नहीं समझ में आ रहा है। तो जो भी आपका चर राशि है, जो भी आपका वेरिएबल है, उसका घात आपको देखना होता है। उसका जो घात है कितना होना चाहिए? वो महत्तम मैक्सिमम 1 होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1। तो अगर मैक्सिमम घात 1 है तो उसे हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। इसका घात, चर का घात अगर 1 है तो रैखिक समीकरण होगा। चर का घात अगर 1 से ज्यादा होगा तो रैखिक समीकरण नहीं होगा। अगर मैं कह दूं x का घात 5 है तो क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं, रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अभी मैं अगर कुछ इक्वेशन यहां पर लिखूं, मुझे बताना क्या यह एक रैखिक समीकरण है? अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं 2x + 5y - 9 = 0, यह एक समीकरण लिख दिया। क्या यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण है? क्या यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? तो 3 चीज आपको चेक करना है। क्या यह एक समीकरण है? बोलोगे यस सर, यह एक समीकरण है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। क्या यहाँ पर 2 चर है? तो आप बोलोगे सर एक चर दिख रहा है x, दूसरा y, तो इसलिए कहेंगे यस, ये 2 चर वाला समीकरण है। क्या यह एक रैखिक समीकरण है? तो मैं देख रहा हूं कि x पे इस घात पर, यहाँ पर जो चर है इसका घात 1 है और यहाँ पर भी घात 1 है। कुछ भी नहीं लिखा गया, इसका मतलब घात 1 है। तो आप बोलोगे सर दोनों जगह जो घात है वो 1 है, तो ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। बिल्कुल, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखा गया था। क्लियर है इतना? तो ऐसे ही समीकरण के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसी टाइप के कुछ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे।
अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख दूं 2x² माइनस 9y प्लस 8 बराबर 0, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? नहीं। आप बोलोगे सर ये समीकरण तो है, देखो यहां पर ध्यान से, आप बोलोगे सर समीकरण तो है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, ये इसमें दो चर है, तो आप बोलोगे सर दो चर भी है ना, दो चर भी, एक चर मुझे x दिख रहा है, एक चर मुझे y दिख रहा है, सिर्फ दो ही चर है, ठीक है, समीकरण भी है, दो चर दो वेरिएबल है, लेकिन ये रैखिक नहीं है। अब रैखिक क्यों नहीं है? क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ x का घात 2 है, ठीक है, तो x का घात 2 आ गया, यहाँ पर घात 2 होने की वजह से ये समीकरण रैखिक नहीं है। तो ऐसे समीकरण के बारे में इस चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो अगर इक्वेशन लिखकर दे दिया जाए तो आप देखकर बता दोगे कि वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं, बताइए, ठीक है। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर a और b 0 नहीं होगा और c का मान, c का वैल्यू कोई कांस्टेंट होगा, मतलब a b c तीनों कोई कांस्टेंट होंगे, तीनों ही वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बोलूं, एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं 2x प्लस 7y, एक क्वेश्चन तो यहीं से बनकर आता है आपके पास 8 बराबर 0, इसका बोला जाएगा क्वेश्चन, देखो कैसे बोला जाता है कि 2x प्लस 7y प्लस 8 बराबर 0 को ax प्लस by प्लस c से तुलना करें, इससे आपको कंपेयर करना है और मुझे यहाँ पर बताना है कि a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा और c का वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलोगे सर a क्या है? a वह नंबर है जो x के साथ गुना हो रखा है ना, ax मतलब जो x के साथ गुना हुआ है वो a है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है x के साथ कौन गुना है, 2 गुना है, तो आप बोलोगे सर a का वैल्यू 2 है, ठीक है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर ये वाला 2 आ गया, ठीक है। b का वैल्यू कितना होगा, b वही नंबर है जो y के साथ गुना है ना, y का कोफिशिएंट कहते हैं, y का गुणांक कहते हैं, तो y का गुणांक यहाँ पर 7 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर b का वैल्यू कितना है, 7 है। और c का वैल्यू कितना है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जो अचर है ना, जिसमें कोई भी चर नहीं लगा गया, तो आप बोलोगे सर अचर हमारा पास यहाँ पर क्या है, c का वैल्यू 8 है। क्लियर है, 2, 7 एंड 8, ये क्लियर है। चलिए, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ तो डायरेक्ट आपने बता दिया। देखो थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिख दूँ 5x माइनस 9y माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना कीजिए और मुझे बताइए a b c का वैल्यू, ठीक है। तो आप बोलोगे सर a का वैल्यू क्या है, a क्या होता है, जो भी x के साथ गुना हो रखा है, तो a का वैल्यू मुझे दिख रहा है 5, तो आप बोलोगे सर a का वैल्यू तो 5 हो जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। तो आप बोल रहे हो जो बच्चे -9 लिख रहे हो ना वो सही है, तो आप बोलोगे सर b का वैल्यू क्या होगा, जो y के साथ गुना हो रखा है, तो यहाँ पर देखो प्लस का by था जबकि यहाँ माइनस का 9y है, तो आप बोलोगे सर साइन के साथ बताएंगे, y के साथ क्या गुना हुआ है, माइनस का 9, तो आप बोलोगे सर -9 लिखेंगे, सिर्फ 9 लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो -9 लिखेंगे। c क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो c माइनस का 13 है, बोलोगे कांस्टेंट टर्म माइनस का 13 है, साइन के साथ बताएं। तो ये क्लियर हुआ कि साइन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, साइन का इंपॉर्टेंट रोल है। चलो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूं 2x, यहां मैं लिख रहा हूं 12x बराबर 8y प्लस √3, मुझे बताइए ए बी सी का मान, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करना है। देखो यहाँ पर हमेशा आपको देखना है कि RHS में हमेशा 0 होना चाहिए, RHS में 0 होना चाहिए, दाएं साइड में 0 होना चाहिए, तो इन सभी को आप क्या करोगे, इस साइड लेकर आओगे, इन दोनों को इस साइड लाना पड़ेगा। तो आप जब 12x 8y को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आओगे तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 8y हो जाएगा, ठीक है।
सी का वैल्यू जो √3 उस तरफ पॉजिटिव दिख रहा है, इस तरफ माइनस का √3 आ जाएगा और ये बराबर 0 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको करना कि अगर इस तरफ कुछ है तो उसको इस तरफ लाके 0 लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे और 0 कर दोगे, ठीक है। तो राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि ax + by + c से गुना कीजिए, तो a का वैल्यू दिख रहा है आपको 12, b का वैल्यू दिख रहा है, b का वैल्यू आप कह सकते हो -8, y के साथ जो गुना हुआ है, और c कांस्टेंट टर्म माइनस का √3। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दूं फिर क्या करोगे? अगर मैं लिख दूं 13x बराबर 9y, मुझे बताइए a b c का मान, a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा और c का वैल्यू कितना होगा? a का वैल्यू कह रहे हो 13, b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू -9 और c का वैल्यू कितना? वेरी गुड। तो गरिमा आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलो इसको देखते हैं कैसे आया, जिनको भी डाउट है ना ध्यान से देखिएगा। आप बोलोगे क्या करोगे, इस 9y को सर इधर लेके जाएंगे, तो हम कह सकते हैं 13x - 9y बराबर 0। अब अगर मैं इससे कंपेयर करूं ax + by + c बराबर 0, तो ऐसा लिख सकते हैं ना 13x - 9y, अचर पद कुछ नहीं है, कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो मैं प्लस का 0 लिख सकता हूँ ना, बराबर 0। अब दिख रहा है कि a का वैल्यू 13 है, b का वैल्यू -9 है ना, यहाँ पर 13 लिखोगे, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 0 है। तो a का वैल्यू कह रहा हूँ 13, b का वैल्यू -9, c का वैल्यू 0। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, तो समझ में आया तो इसको आज यहीं रखते हैं, ठीक है। इसके आगे अगले क्लास में करते हैं, या फिर अगले क्लास में क्वाड्रिलेटरल करो तो क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे।